हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम फॉरेन ट्रेड चैप्टर के लेक्चर 1 पे बात करेंगे और आज के लेक्चर के अंदर हम फॉरेन ट्रेड वर्सेस डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ फॉरेन करेंसी और फॉरेन रिजर्व का क्या कॉन्सेप्ट है या क्या यूज है फॉरेन ट्रेड के अंदर। तो ये वीडियो ना सिर्फ तमाम स्टूडेंट्स के लिए बल्कि वो तमाम लोग जो इस तरह की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन सब के लिए इसमें बड़ी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो लास्ट तक मेरी इस वीडियो को देखिएगा ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे। जब भी ट्रेड की बात होती है तो आपके सामने दो चीजें आती हैं, एक डोमेस्टिक ट्रेड और एक फॉरेन ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं या फिर लोकल ट्रेड भी कहते हैं, क्योंकि इस लोकल ट्रेड के अंदर आप लोकली बाइंग भी करते हैं और सेलिंग भी करते हैं। दूसरा है फॉरेन ट्रेड। जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ये इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है। और जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है तो इसके अंदर होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। इंपोर्ट के अंदर हम दूसरे ममालिक से चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, अपने मुल्क लेके आते हैं। और इसी तरह से आप अपने मुल्क से दूसरे ममालिक को कोई चीज अगर बेचते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। क्योंकि आज की इस हमारी वीडियो का मकसद फॉरेन ट्रेड के हवाले से जानना है, तो हम फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट वाली एक्टिविटीज करते हैं और इंपोर्ट की एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट, एक्सपोर्ट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आप अपने मुल्क में तैयार करते हैं। मान लें हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं, उनको अगर किसी दूसरे मुल्क को सेल करना हो तो ये जो प्रोसेस है ये एक्सपोर्ट का प्रोसेस कहलाता है। और इसके जरिए से जो पैसा बाहर मुल्क से आपके मुल्क में आता है वो फॉरेन करेंसी की शेप में आता है, तो वो फॉरेन करेंसी आपके मुल्क के अंदर रिसीव हो रही होती है। इस तरह से आप एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी को रिसीव करते हैं, और जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे इतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी आप रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरे ममालिक से चीजें इंपोर्ट करते हैं, आप यूएई से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब यूएई से आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी तो फिर आपको यूएई को फॉरेन करेंसी के अंदर भी अमाउंट को पे करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से दो ममालिक जब आपस में बाइंग और सेलिंग यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर दोनों इसी तरह से फॉरेन करेंसी पेमेंट और फॉरेन करेंसी रिसीव की एक्टिविटी जनरेट होती है। तो जब ये एक्टिविटी जनरेट होती है तो वो करेंसी रिसीव हो रही हो तो तब भी वो फॉरेन रिजर्व अकाउंट में आके सेव हो जाती है। और इस तरह से जब आपको फॉरेन करेंसी पे करना होता है आपके मुल्क को, तो वो फॉरेन रिजर्व में जो मौजूद अकाउंट में जो पैसे होते हैं फॉरेन करेंसी, वो आप दूसरे मुल्क को दे रहे होते हैं पेमेंट के तौर पर। और ये फॉरेन करेंसी रिजर्व अकाउंट जाता कहाँ है, कहाँ से होता है? जनरली फॉरेन रिजर्व अकाउंट जो है वो सेंट्रल बैंक में, हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है। अगर मान लें पाकिस्तान की बात चल रही है तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ पे फॉरेन रिजर्व अकाउंट खुले होते हैं और तमाम जो भी इंटरनेशनल करेंसीज होती हैं वो सब सेंट्रल बैंक में आके जमा हो रही होती हैं। और कुछ पार्ट जो है वो कमर्शियल बैंक के अंदर भी फॉरेन करेंसी रिजर्व हो रही होती है। तो जब फॉरेन करेंसी आपके पास रिसीव होती है तो ऐसी सूरत के अंदर जो आपका फॉरेन रिजर्व है वो इंक्रीज हो जाता है। ये प्लस साइन बता रहा है कि फॉरेन करेंसी रिसीव हुई है आपके मुल्क को, यानी कि आपने एक्सपोर्ट की है। इसी तरह से अगर फॉरेन रिजर्व डिक्रीज हो रहे हैं तो इससे ये साबित हो रहा है कि आपने इंपोर्ट की है और इंपोर्ट की पेमेंट की वजह से आपका फॉरेन रिजर्व डिक्रीज हो गया है। अब एक छोटी सी एग्जांपल से मजीद चीजों को क्लियर कर देते हैं। हमने जाना कि पाकिस्तान जो है जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है उस सिलसिले में पाकिस्तान जो करेंसी रिसीव कर रहा है वो फॉरेन करेंसी है। मान लें कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की है $50 बिलियन की पूरे साल के अंदर, और जो पैसे रिसीव हुए हैं वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में आ गए $50 बिलियन। तो ये $50 बिलियन की एक्सपोर्ट होने की वजह से तो फॉरेन रिजर्व जो है वो $50 बिलियन से इंक्रीज हो गए। ये प्लस साइन बता रहा है कि फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान अगर इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट की इसको पेमेंट करनी पड़ती है। जब पेमेंट करनी पड़ती है, दैट सपोज पूरे साल में उसको $40 बिलियन की पेमेंट करनी पड़ी है इंपोर्ट करने की सूरत में, तो आपका फॉरेन रिजर्व जिसमें $50 बिलियन मौजूद थे उसमें से ये $40 बिलियन डिक्रीज हो जाएंगे फॉरेन रिजर्व अकाउंट से पेमेंट की सूरत में इंपोर्ट की। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि पूरे साल के अंदर एक्सपोर्ट की सूरत में पाकिस्तान ने $50 बिलियन कमाए और इंपोर्ट करने की सूरत में जो पेमेंट की है वो $40 बिलियन की है, तो फिर जो रिजर्व है सेंट्रल बैंक के पास वो बचे $10 बिलियन।
अब हम जान लेते हैं कि डोमेस्टिक ट्रेड में और ये फॉरेन ट्रेड में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है हाई मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। क्योंकि आप अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने इलाके में तिजारत कर रहे होते हैं, तो आपको जो लेबर है फैक्टर प्रोडक्शन के दूसरे और जो फैक्टर्स हैं एफओपी के, वो सारे के सारे इजीली अवेलेबल होते हैं। जबकि हम बात करें फॉरेन ट्रेड में, तो मोबिलिटी जो है फैक्टर प्रोडक्शन की वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड। तो ये था पहला पॉइंट। अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि सिंगल करेंसी यूज। हम लोकली जो अपने एक शहर से दूसरे शहर में तिजारत करते हैं, या इवन पूरे मुल्क में कहीं भी अपने मुल्क के किसी भी हिस्से में तिजारत करते हैं, तो जनरली सिंगल करेंसी यूज होती है, जो कि लोकल करेंसी होती है। अगर पाकिस्तान की बात कर लें, तो पाकिस्तान में जो ₹5 इस्तेमाल करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी कोने में आप उस करेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं तिजारत के तौर पर। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंटरनेशनल करेंसी ही यूज की जाती है और एक्सेप्ट की जाती है। डोमेस्टिक ट्रेड में जो भी तिजारत की जा रही है वो कंट्री के अंदर, यानी कि बाउंड्री के अंदर। सही है? तो वो बाउंड्री के अंदर, जो भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी ट्रेड हो रही है, वो ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड कराएगी। जबकि जितनी भी ट्रेड आपकी कंट्री की बाउंड्री से बाहर की जाएगी, यानी दूसरे मुल्क से की जाएगी, तो वो ट्रेड फॉरेन ट्रेड कहलाएगी। इसके बाद है कि लोकल ट्रेड में, यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड में, आमतौर पर कोई बैरियर, ट्रेड बैरियर नहीं होते। आप अपने सामान को, जो आप जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आप एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर में आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब आप फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, तो उसमें बैरियर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। डिपेंड करता है कि आप जिस मुल्क से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें वो डिस्ट्रिक्ट है गुड्स या सर्विस या नहीं, या जिस मुल्क से को आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वहां पे आपकी इस आइटम को बैन किया है या रिस्ट्रिक्ट किया है या नहीं। तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, इसलिए ट्रेड बैरियर्स जो है वो फॉरेन ट्रेड में होते हैं। इसके बाद बात करते हैं मार्केट साइज की। मार्केट साइज जो है वो, स्कोप जो है उसका बहुत लिमिटेड होता है। ऐसी बात है, आप अपनी गुड्स या सर्विस को एक शहर से दूसरे शहर या पाकिस्तान के अंदर ही सेल कर सकते हैं। जबकि अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हैं, तो मार्केट का साइज आपको बहुत बड़ा मिल जाता है, यानी कि दुनिया भर में आप किसी भी कोने में अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। स्कोप जो है बहुत वाइडर हो जाता है आपके पास ट्रेड का। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आप अपने मुल्क से सामान को दूसरे दूसरे ममालिक में सेल कर रहे हैं, तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है गुड्स की, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जबकि लोकली आप एक शहर से दूसरे शहर भी बेचते हैं, तो वो कॉस्ट इंटरनेशनल के मुकाबले में कम होती है। डोमेस्टिक ट्रेड में आमतौर पे ट्रेड एग्रीमेंट होना वो मैंडेटरी नहीं होता। जबकि फॉरेन ट्रेड के अंदर ट्रेड का एग्रीमेंट अपने बायर और सेलर आपस में जो करते हैं, वो एक लाजमी होता है, जिसके जरिए से आप तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। और ये करने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि आपका बायर या आपका सेलर दोनों सूरतों में आपके मुल्क में नहीं होता। वो आपके मुल्क से कई किलोमीटर दूर फासले पर होता है, और समटाइम ऐसा भी होता है कि आप उससे फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं, तो आप जानते भी नहीं है। तो लाजमी है कि आप ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए से तमाम चीजों को डॉक्यूमेंट करें, इसके बाद आप बाइंग या फिर सेलिंग, यानी कि इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करें। तो बस ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।